गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से हिस्ट्री को उठा रहे हैं और हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था वो कौन सा था? महाजनपद काल स्वर्णिम भारत का था ना, प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी तक का। अब हम संघर्षकालीन भारत में आते हैं। वह हम पढ़ेंगे 1206 से 1757। अब देखो 1206 के पश्चात इसको संघर्षकालीन भारत क्यों कहा गया है? देखो संघर्ष तो हमने 1947 तक किया था वैसे, लेकिन जो मुस्लिम साम्राज्य आए जैसे कि गुलाम वंश, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा ना, लोधी वंश, खिलजी वंश, ये सब जब भारत में आए तो ये क्या थे? विदेशी आक्रांता थे। कालांतर में जब ये यहाँ आए और फिर वो यहीं के होकर रह गए, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमको जानना चाहिए 1757 तक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1757 में कौन आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? महाजनपद काल पढ़ा था। उसमें हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा, मौर्य साम्राज्य पढ़ा और वर्धन साम्राज्य हमारा रह गया है, वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन जो मोस्ट मैंने आपको पढ़ा दी। अभी क्या है? संघर्षकालीन भारत पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ 1206 में, जब इससे पूर्व की घटना में क्या हुआ था? विदेशी मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए और महमूद गजनवी, राजा दाहिर था एक, उसकी मृत्यु के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य भारत में प्रवेश कर गया। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में हमारे 1206 से 1526 तक, ये 1206 से 1526 क्यों है ये आपको बताऊं। 1206 में गुलाम वंश था और 1526 में कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश पढ़ेंगे, है ना। गुलाम वंश हम पढ़ेंगे जो है 1206 से लेकर 1290 तक है वैसे तो, लेकिन लास्ट शासक जो बलबन था वो 1296 तक था। अब देखो इसमें गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, अब ये नाम थोड़े आपको अजीब से लगेंगे परंतु क्या करें, जो है वो तो पढ़ना ही है हमें। कुतुबुद्दीन ऐबक इलबारी तुर्क था, है ना। ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करी। आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा ना। कुतुब मीनार की जो प्रथम मंजिल थी, मतलब उसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया स्टार्ट? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, उस समय के जो ग्रंथ हैं, उस समय की जो बातें हैं कि पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु। अब यह आपको बताने का क्या कारण है? ये कारण ये है कि इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पोलो खेलते हुए दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। कुतुबुद्दीन नहीं, कुतुब मीनार के निर्माण किसने करवाया? अब निर्माण किसने करवाया? निर्माण स्टार्ट तो किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और समाप्त किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ये हमारे बाद की बात है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको पोलो खेलने का शौक था और ये पोलो खेलता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ था, है ना। इसके पश्चात इल्तुतमिश, जो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश एक प्रतिभाशाली शासक था और इसने बहुत से युद्ध किए थे, यहाँ तक कि रणथंबोर का जो किला था उसको भी इसने विजय प्राप्त किया था। और इसने जो इलबारी तुर्क थे उनकी शक्तियों को, गुलाम वंश को इतना आगे बढ़ा दिया था, परंतु इसने एक बहुत अच्छी बात रखी थी कि इसने विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनसे जबरदस्ती के युद्धों को टालने का प्रयास किया था। उनके साथ इसने युद्धों को नहीं किया था और इसने ग्वालियर और जालोर पर भी आक्रमण किया था और उनके किलों को भी इसने विजित किया था, जीता था। और इसके पश्चात इसने एक ख्वारिज़्मी शाह का पुत्र मंगल बर्नी था, उसकी सहायता नहीं करी और एक चंगेज खां से इसने दुश्मनी मोल नहीं ली और अपनी दूरदर्शिता को बताते हुए अपने वंश का नाम आगे बढ़ाया। इसके पश्चात रजिया सुल्तान। बेटा ये रजिया सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि रजिया सुल्तान कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाती है। इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 1240 को विशेष ज़्यादा शासनकाल नहीं है, परंतु इल्तुतमिश ने क्या हुआ, अपने जब जीवित थे ये उसी समय रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि इनके पुत्र काफ़ी थे परंतु योग्य नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? रजिया सुल्तान को कर दिया। तो उस समय की जो शासन व्यवस्था होती थी वहाँ अमीरों का शासन होता। अमीर मतलब पैसे वाले नहीं होते हैं, एक वर्ग होता है जिसका कि खूब एक रुतबा होता है ना, उनका शासन था। वो सारे क्या हुआ, इसके खिलाफ हो गए और इसका विरोध किया। रजिया सुल्तान ने क्या करा,
पर्दा प्रथा को हटा दिया और स्वयं पुरुषों की तरह कुल्हा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुली सभाओं में आने जाने लगी। अब आपको पता है मुस्लिम तो कितने कट्टरपंथी होते हैं, उन लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई। और इसका दूसरा एक कारण रहा था, इसने अपने ही दास से, जो इसका आमिर आखुर जो अश्वशाला का प्रधान होता है, उसी के साथ इसने विवाह किया, जो कि इसकी उम्र से काफ़ी छोटा था, है ना। तो इसने कुछ ऐसे जो नियम कायदे कानून थे उनका उल्लंघन भी किया, परंतु फिर भी इसने क्या हुआ, अपना नाम एक रोशन किया है। और रजिया सुल्तान ने एक अल्तुनिया नामक व्यक्ति से भी विवाह कर लिया था, परंतु बाद में इन दोनों की हत्या कर दी गई। इनके पश्चात बलबन शासक बना। बलबन, इसके पश्चात और शासक बने थे, परंतु वो कैसे थे, 40 से 65 के बीच में शासक तो बने थे, परंतु वो अयोग्य शासक थे, उनके बारे में इतना इतिहास में नहीं है। इसके पश्चात बलबन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए या बलबन का राजत्व सिद्धांत समझाइए। 1265 से 1296 तक बलबन ने शासन किया। ये एक कट्टरपंथी शासक था। इसने लौह और रक्त की नीति, देखो बेटा, विदेशी जो शासक थे उसमें हिटलर ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, और जो भारतीय शासक थे, भारत में मतलब जो मुस्लिम शासक थे, उनमें बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। लौह और रक्त की नीति के अंतर्गत क्या होता था कि इसमें पुरुषों को तो मार दिया जाता था जो भी इनके विपक्ष में होते थे, और उनके जो बच्चे और स्त्रियां होते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, है ना। और इन्होंने सिजदा और पाबूस नामक, अब सिजदा और पाबूस क्या होता है, सिजदा और पाबूस का अर्थ होता है कि घुटनों के बल सम्राट के सामने बैठ के उसके पैरों को चूमना। सिजदा और पाबूस की जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। इसमें और गुलाम वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसने इतना कठोर शासक बन गया था ये, कि जो पुरुष होते थे, जो दूसरे पुरुष होते थे उनको तो समाप्त कर दे, जो इनके कहने के अनुसार नहीं चलते थे उनको समाप्त करके उनके स्त्री पुरुषों को गुलाम बना लिया था। इसलिए गुलाम वंश को आगे बढ़ाया। एक इसका राजत्व सिद्धांत था। राजत्व का सिद्धांत होता है जो आप शासन करते हो, जो शासन व्यवस्था को संभालते हो, उसमें आप क्या आदर्श लेके चलते हो। इसने ईश्वरीय आदर्श लिया था, मतलब राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है ना, ईश्वर का अवतरण है। अर्थात ईश्वर के पश्चात अगर किसी का नाम है, किसी की बात माननी चाहिए, तो वो कौन है, राजा। राजा कभी गलत नहीं करता। ये सिद्धांत बलबन ने दिया था। परंतु क्या हुआ, बलबन के जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोगों ने इनका विरोध कर दिया। इनके जमींदार थे उन्होंने भी इनका विरोध कर दिया, और इनके शासनकाल में जब इन्होंने इतने कठोर नियम बना लिए थे, तो इन्हीं के जो दास थे उन्हीं में से एक जलालुद्दीन नामक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने खिलजी वंश की स्थापना करी, और इस प्रकार गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो हम जो गुलाम वंश पढ़ेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे, इल्तुतमिश पढ़ेंगे, और रजिया सुल्तान और बलबन। इनमें से भी जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रजिया सुल्तान और बलबन के ऊपर है। कुतुबुद्दीन ऐबक पे शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, या पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी किसने बनाया, वो इल्तुतमिश। या कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया, वो इल्तुतमिश। ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हर लाइन में बनते हैं, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाया करो। अब ये आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया। अब हम दूसरा वंश कौन सा पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, है ना। देखो बच्चों, खिलजी वंश 1290 से 1320, इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में दो शासकों का उल्लेख किया गया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमने पढ़ा था ना, गुलाम वंश की को समाप्त करके स्वयं गद्दी पर बैठा था ना, हत्या करके बलबन की, और उसके पश्चात इसी का जो भतीजा था वो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में 100% क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब मोस्ट क्वेश्चन आता है। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना, तो बेटे जब ये शासक बना तो जो बाजार व्यवस्था थी उसको इसको पूरा बदलना था, विजय इसको करना था, मतलब खिलजी वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना था, विकास करना था। तो ये सारे कार्य इस पर आ गए थे, जबकि अपने चाचा को मार के गद्दी पर बैठा था ना, हथियार लिया था इसने। इसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से घोषित किया, मतलब स्वयं को ये कहता द्वितीय सिकंदर। अब आप सोचेंगे सिकंदर कौन था, सिकंदर विश्व विजेता था, तो इसने अपने आप को विश्व विजेता के रूप में घोषित किया, है ना। और इसके शासक काल में
कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। बाकी संपूर्ण भारत के शासनकाल में था, परंतु कश्मीर और बंगाल इसके शासन में शामिल नहीं थे। 1301 में ये रणथंबोर और 1303 में इसे चित्तौड़ पर आक्रमण किया, वहां लूटपाट की। परंतु इसको जो सबसे ज्यादा राशि मिली थी, अपार धनराशि की जो प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? गुजरात के अभियान से हुई थी। और मलिक काफूर, जो कि हिंदू धर्म को जिसने अपना परिवर्तित कर लिया था धर्म, मलिक काफूर का इसको साथ मिला, जो एक बहुत ही सबल साथ साबित हुआ इसके लिए। और इसी के शासनकाल में राजस्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए राजस्व का होना बहुत जरूरी है। तो इससे उस जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी थी ना, उस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्व ढांचे की बिल्कुल रूपरेखा ही चेंज कर दी। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका आंसर बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। देखो बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको बताया ना राजस्व व्यवस्था को चेंज किया। इसके पश्चात इसने 4 आदेश दिए। 4 आदेश कौन से दिए? अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली। जो अमीर वर्ग, जो शासक वर्ग पर हावी हो जाता था अपने धन संपदा के कारण, अपने रुतबे के कारण, तो इसने सबसे पहला कार्य क्या किया? जो अमीर वर्ग थे, जो राज परिवार से जुड़े हुए कुलीन वर्ग थे, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाया। खालसा, जो पड़ती भूमि, बेकार भूमि पड़ी होती है जिसपे खेती नहीं की जाती है, उसको कृषि योग्य बनाया। कृषि योग्य बनाने में आपको खर्चा लगा, लेकिन खर्चा लग के उसने क्या करा? राजस्व की वृद्धि कर दी। मतलब अगर कुछ कर बढ़ाया है, कर लगाए हैं, तो उसके लिए पहले उसने रास्ते अच्छे बनाए हैं। फिर मद निषेध किया। दिल्ली के अंदर मद, आपको पता है अमीर वर्ग और साधारण वर्ग कमाते थे, करते थे, इसको कुछ शराब वगैरह, बहुत शराब, जुआ और पर स्त्री गमन बहुत ज़्यादा करते थे। तो इन्होंने यहाँ दिल्ली के अंदर मद निषेध कर दिया। अगर कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करता हुआ पाया जाता तो उस पर कड़े जुर्माने और कड़े कानून बना दिए गए। और गुप्तचर प्रणाली का इन्होंने गठन किया, मतलब कार्य सुधार बहुत किए हैं इन्होंने। इसके पश्चात बेटा एक पद होता है खलीफा। खलीफा का पद का अर्थ होता है जिसे अपने धर्म गुरु होते हैं ना, मुस्लिमों का जो धर्म गुरु होता है, जिसकी बात को सभी मानते हैं, उस पद को इसने मान्यता दी। और स्वयं ने भी एक बहुत बड़ी खलीफा मानते हुए एक बहुत बड़ी उपाधि, जिस उपाधि का नाम क्या है? उस उपाधि का नाम है यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन की। इसने एक उपाधि को धारण किया। अमीर खुसरो, जो कि इसका दरबारी कवि था, उन्होंने इसको अपनी जो पुस्तक थी खुजैनुल, उसके अंदर इसको विश्व विजेता स्वयं ने द्वितीय सिकंदर कहा था। और जो इसके जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने इसे विश्व विजेता घोषित किया। इससे भी बड़ी व्यवस्था बेटा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो आती है वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था होती है, कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था वहाँ की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा निर्भर करती है। तो इन्होंने बाजार व्यवस्थाओं को वापस से पुनर्दुरुस्त किया। और इसके लिए इन्होंने दीवान रियासत, अर्थात जो व्यापार पर नियंत्रण करता है, वो एक पद बनाया गया। दीवान रियासत का पद बनाया। शाहना या दंडाधिकारी, जो बाजार का दरोगा होता था, कहीं पे माप तोल गलत होता था या उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता था, या बाजार जो दुकानदार होते थे वो कुछ गलत कार्य करते थे, तो वहां पर शाहना या दंडाधिकारी नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया। मुहत्सिब यानी जन साधारण का रक्षक। ये किसका? जन साधारण, जो आम जनता होती है उसका रक्षक। बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग होता था। बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था जिसको इन्होंने सृजित किया। अब देखो, सफलता पाने के लिए क्या होता है? सफलता पाने के लिए आपकी एक विशाल सेना वहाँ होना अनिवार्य है। तो इन्होंने एक अनिवार्य सैनिक सेवा शुरू करते हुए घोड़ों को दागने की प्रथा का निर्माण किया। और विशाल मात्रा में इन्होंने हथियारों का जखीरा भी रखा। देखो, इन्होंने एक अलई किला और कोश श्री नामक स्थान भी बनाया था। एक ऐसी जगह जिसके कि 7 द्वार थे, अलई दरवाजा इसको कहा जाता है, उसका निर्माण भी इन्होंने किया। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका शासक, जो इनका पुत्र था, वो शासक बना, परंतु वो खिलजी वंश को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाया। उसने उल वासी बिस्लाह की उपाधि तो घोषित की, स्वयं को खलीफा भी बनाया, पिता के कठोर आदेशों को माना, परंतु फिर भी वो एक अच्छा शासक सिद्ध नहीं हुआ। तो बेटे, खिलजी वंश का जो मोस्टली आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी आता है, इसका भी बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर प्रश्न अक्सर आ जाता है। आप अच्छी तरह याद करिए। आज हमने क्या पढ़ लिए? आज हमने
गुलाम वंश पढ़ लिया और हमने खिलजी वंश पढ़ लिया। आपको ये वंश याद हो जाने चाहिए, समझ में भी आ गए होंगे।